हेलो हेलो। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस एग्जाम पैटर्न का एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद साइंस में आपको किस क्षेत्र में, किस सब्जेक्ट में आपको कितना मेहनत करना है ये पता चल जाएगा। और सोचिए, अगर आपको रास्ता पता हो तो मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक है। ये नवंबर का महीना चल रहा है और आज तारीख हो गया आपका 10 और लगभग टाइम आपका 2:34 हो रहा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है, इतना रात को हम जग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है? कुछ तो जरूरत होगा, क्योंकि हम खुद जब 10th में थे उस समय की बात बता रहे हैं कि हम खास तौर पे साइंस में और मैथ में पूरा जी जान लगा दिए थे, पूरा, यहाँ तक कि कोचिंग टॉप भी कर जाते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हमसे क्या हो गई, या हमारी गलती कह लीजिए या टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका कह दीजिए, उसमें खास तौर पे ज़्यादातर फोकस जो था हम सबको साइंस पर ही किया गया था। इसीलिए हम गुरु जी को धन्यवाद भी देते हैं कि साइंस में मेरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक नॉलेज आया और हम आगे 12th में साइंस से ही इंटर किए। खैर, वो अलग बात है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 80 मार्क्स का ही साइंस का एग्जाम होता है और हम बोर्ड एग्जाम में बैठे स्टूडेंट जो बाहर आते थे उससे भी अगर हम सही ढंग से अगर बात करते थे तो उसे इतना तक नहीं पता होता था कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर का क्या नाम है, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर का क्या नाम है। ऐसे स्टूडेंट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए दोस्तों, अब दुनिया डेवलप कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और बदलते दुनिया में हमें नए तरीके से पढ़ाई करना होगा। मॉडर्न जमाना आ रहा है, हमें पुराने घिसे पीटे जमाना को छोड़कर हमें एक नई तकनीक, इतना AI डेवलप हो गया, उसे सही तरीके से अपने जीवन में यूज करेंगे और एक नए और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ हम अगर तैयारी करें तो अभी भी हमारा लगभग 3 महीना का समय बचा हुआ है, 3-3.5 महीना का समय बचा हुआ है, क्योंकि आपका फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये नवंबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो लगभग कोई तो 3.5 महीना के आसपास ले लीजिए, क्योंकि पहले इंटर का एग्जाम होता है, उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम होता है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि समय बहुत कम है और तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए। और यह एक ही तरीका से हो सकता है जहां हम पूरा स्ट्रेटजी बना के और सीधा दीवार पे चिपका दे, जहां पे सोते हैं वहां पे चिपका दे। ऑल सब्जेक्ट का, पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट का, जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर है, पहले आप चैप्टर का नाम तो खाली साट दीजिए और एक बार सोने से पहले और जगने के बाद बस एक बार निहार लीजिए। यकीन मानिए, आपको जितना भी चैप्टर 5 सब्जेक्ट का है सब माइंड में पूरी अच्छी तरह से बैठ जाएगा और आपको हर समय जब आप देखोगे उस पेज को तो ये याद दिलाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अरे कम से कम इतना तो 10th का स्टूडेंट इतना तो मालूम होगा कि 10th में इतने चैप्टर होते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए। खैर, अगर बात करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम आज आपके बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस एग्जाम पैटर्न लेके आए हैं। अब ये पैटर्न जानना क्यों जरूरी है?
पैटर्न जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट का पैटर्न पता चल जाए और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए ये पता चल जाए तो तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो साइंस होता है भाई साहब, ये साइंस तीन सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रासायन शास्त्र, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करेंगे और अभी तो हम आपको चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके, खास तौर पे ये चैप्टर के बारे में जानना स्टूडेंट को बहुत जरूरी होता है क्योंकि बॉडी से रिलेटेड इसमें कुछ चीजें बताई जाती है जो खास तौर पे इस तूफान काल, जो कि किशोरावस्था में 10th के स्टूडेंट जो होता है वो तूफान काल की अवस्था में होता है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये समझ रहे थे कि स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए ये फिजिक्स है भाई साहब और इससे सिर्फ 26 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा किताब उल्टा दो ना, चाहे कितना भी चैप्टर पढ़ लो, सिर्फ 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से भी 13 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और 13 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्टिव। तो सोचने वाली बात है, लोग फिजिक्स में ही क्यों इतना मेहनत करता है। हम यकीन मानिए साइंस और मैथ में इतना मेहनत कर दिए थे, न ही हिंदी में कर पाए, न ही संस्कृत में कर पाए और न ही मैथ में कर पाए, क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर लगता था और यहाँ पर खास तौर पे यही दो सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता था, मैथ और साइंस पे। खैर, अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम सिर्फ 180 मार्क्स का ही तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अगर सब्जेक्टिव थ्योरी के तौर पे देखा जाए तो 100 मार्क्स का मैथ और 80 मार्क्स का साइंस। अब इससे क्या अपेक्षा हो सकती थी, क्योंकि 20 मार्क्स इसमें साइंस का प्रैक्टिकल जो कि स्कूल से मिलता है और जो है जैसे कि टोटल मार्क्स आपका जो होता है 100 होता है और थ्योरी पेपर लिखित परीक्षा 80 मार्क्स का होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको सिर्फ 40 को का ही जवाब देना है और 40 को सब्जेक्टिव होता है जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। अब प्रैक्टिकल की अगर हम बात कर दिया जाए तो प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल एग्जाम ये 20 मार्क्स का होता है जिसमें आपको असाइनमेंट जमा करना होता है और कुछ मार्क्स का 3 मार्क्स का वाइवा होता है और भी चीजें देखा जाता है, अटेंडेंस यानी कि स्कूल में उपस्थिति देखा जाता है, उसके आधार पर मार्क्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इतना तो जान चुके हैं कि 80 मार्क्स का साइंस का एग्जाम होता है और इस साइंस में 80 मार्क्स में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में वो भी 26 मार्क्स, केमिस्ट्री में 26 मार्क्स और बायोलॉजी में 28 मार्क्स। यानी अगर आप टोटल जोड़िएगा, टोटल आपका हो जाएगा 814 6 20 के 0 2 4 6 या 2 8, टोटल 80 मार्क्स हो गया। और इसमें से भी अगर पूछा जाएगा, फिजिक्स की बात किया जाए तो 13 वो ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। 80 को ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 26 को पूछेगा जिसमें आपको 13 को बनाना है। ठीक है, 13 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो इस आधार पे अगर बायोलॉजी की हम चर्चा करें 28 मार्क्स का, इसका मतलब आपको 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि आज हम बायोलॉजी का जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं।
और ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एज ए ह्यूमन उसे इतना पता होना चाहिए कि बॉडी में क्या क्या परिवर्तनें होती हैं और किस सिचुएशन में हम अपने बॉडी को किस इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करके रख पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट को इतना नॉलेज नहीं है, चाहे वो कॉमर्स के क्षेत्र में आगे जाए या आर्ट्स के क्षेत्र में जाए, लेकिन बायोलॉजी का कम से कम ह्यूमन बॉडी को मेंटेनेंस के बारे में नहीं पता है, तो उसे बड़ा बड़ा परेशानी होता है। कभी कभी फिजिकली रूप से, कभी कभी मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बायोलॉजी का नॉलेज हर एक क्षेत्र में होना जरूरी है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में समझना है, उसके चैप्टरों के बारे में समझना है, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन का बुक अलग अलग चैप्टर को बांट कर इतना लंबा चौड़ा कर देता है कि स्टूडेंट को एक साल में 2 से 3 चैप्टर तक जाते जाते लगता है बहुत हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसे पूरी चैप्टर की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो उपलब्ध करा दिए हैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है दोस्तों, और उसमें कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी होता है। थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज हमको हर एक पॉइंट के बारे में अगर हो जाए तो एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी नॉर्मल से भी 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 14 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, 14 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए हमें बायोलॉजी को पढ़ना है, ऐसा कभी मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसे जीवन में आपको इतना लाभ होगा जहां पे ये मार्क्स कोई मायने ही नहीं रखता है। इसीलिए हर एक चैप्टर के बारे में जानकारी अत्यंत आवश्यक है, खासतौर पे 10th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अगर पहला यूनिट की बात करें तो पहला चैप्टर आपका आ जाता है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। कई कई किताब में इसका नाम जेब प्रकरण भी होता है। ठीक है दोस्तों, और जेब प्रकरण के बाद ये जितने भी पॉइंट है उसका चैप्टर ही डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ बिहार बोर्ड की अगर बुक की बात किया जाए तो सिर्फ ये पहला चैप्टर होगा, जीवन जीने की प्रक्रियाएं, जो एनसीईआरटी से लिया गया होता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है? पोषण मतलब न्यूट्रिशन, शोषण मतलब रिस्पिरेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन मतलब इमेशन। अब दोस्तों समझने वाली बात है पोषण। पोषण क्या होता है? वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन, पोषण का ही दूसरा नाम है भोजन, ग्रहण करके क्या करता है? जब बाइक में पेट्रोल डाला जाता है तो उसे क्या मिलता है? एनर्जी। और जीव जगत में कैसे एनर्जी प्राप्त किया जाता है? पेड़ पौधा, पादप जगत कैसे एनर्जी प्राप्त करता है? भाई अगर जीवित है, कहीं न कहीं जीवित है तो उसे पोषण की आवश्यकता होगी। ईटा पत्थर थोड़े ऐसे उसे कोई भी चीज की, निर्जीव थोड़े जो उसे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो पोषण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, इसके पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम अगर बात करें तो शोषण, सांस लेते हैं, किस किस प्रकार की चीजें में वायवीय और अवायवीय शोषण पाई जाती है, किस प्रकार के जीवों में, और इसका विस्तृत जानकारी हम पढ़ेंगे। अगर हम एक एक करके ज्यादा बताने लगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। परिवहन मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज भोजन ग्रहण करते हैं या सांस लेते हैं तो उसको ब्लड के माध्यम से बॉडी के एक एक अंग में ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, पहुंचाना, यही तो परिवहन है। वैसे देखिएगा बिहार सरकार परिवहन बस पे लिखा होता है,
क्यों लिखा होता है? क्योंकि बस का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, जबकि बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करना, एक दूसरे जगह पे पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। सिंपल बात है। उसके बाद आ जाइए उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन में हमें पढ़ना है कि जब पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, और उससे जो, जैसे कि मान लीजिए अगर बस चलता है तो उससे कुछ व्यर्थ पदार्थ भी निकलता है, क्या? तो प्रदूषण निकलता है। तो बॉडी में जो एनर्जी प्राप्त हुआ है तो उससे वेस्ट पदार्थ भी जमा होगा, और जिस प्रक्रिया से वो बॉडी से बाहर निकलेगा वही हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर ऐसे समझाने लगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। बस ये समझिए कि आपको पहला चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर माना जाता है, और 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए चैप्टर को उतना ही टाइम देना है जितना में 7-8 मार्क्स आ सके। अभी नहीं, बस इसमें इतना टाइम दे दो और हिंदी और संस्कृत मारा जाए, ठीक है, मैथ मारा जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आ जाए नियंत्रण और समन्वय। अब ये क्या होता है जी? अंग्रेजी में से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। मतलब नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है? ठीक है, बॉडी में मानसिक रूप से किस प्रकार से अगर हम ज्यादा खा लेते हैं मान लीजिए तो बॉडी में परेशानी होता है, नियंत्रण खो बैठता है और लूज मोशन हो जाता है। तो बॉडी के सेक्टर में, बॉडी के क्षेत्र में हमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हार्मोन के द्वारा कौन कौन हार्मोन पाए जाते हैं, पादप हार्मोन क्या होता है, जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं, उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया है, बॉडी में कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करता है बॉडी के अंगों को, ऊतकों को, वो हम समझेंगे। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, और ये सभी प्रक्रिया मिलके किस प्रकार से बॉडी को संतुलित रख पाता है, समन्वय कर पाता है, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर अगर आ जाइए आप तीसरे चैप्टर में, तो तीसरा चैप्टर जो कि हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और अगर आप वीडियो में समझ पा रहे हैं और बायोलॉजी में सच में आपको दिक्कत होता है तो आपको यकीन दिलाते हैं कि माइंड में घुसा देंगे, आपको घर पर जाकर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे पढ़ाएंगे एकदम कॉमेडी करते हुए। ठीक है दोस्तों। और एक एक चैप्टर को फिलहाल तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों, और एक एक चैप्टर को बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान लगेगा आपको पढ़ने के लिए, पढ़ने में बहुत आसानी लगेगा, और नॉर्मल से छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप समझ भी जाइएगा। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम चैप्टर के सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब जीवों में प्रजनन, इस पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसमें क्या पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि एक जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे संतान उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और जब हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन में ना ही नर और ना ही मादा युग्मों का क्या होता है, संगलन होता है। ये जो होता है अलैंगिक जनन की जो अगर विधियां की बात करें तो ये सब विधियां हाइड्रा में होता है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पेड़ पौधे में होता है। ठीक है दोस्तों। विखंडन विधि पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल बारीकी से समझना है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मानव जनन प्रणाली, मतलब कि मानव में खास तौर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन अंग
के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से अंग को बॉडी में कितना महत्वपूर्णता है और कौन से हार्मोन्स के कारण ये बॉडी एक्टिवेट होता है। ठीक है दोस्तों, और विस्तार से पढ़ेंगे। सच कह रहे हैं, ये वीडियो आपको देखने के बाद इतना मजा आने वाला है, खाली नेक्स्ट सीरीज का इंतजार कीजिए। अगला संडे आपको ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम चौथा चैप्टर की बात करें तो अनुवांशिकता और जैव विकास, अंग्रेजी में से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई साहब? अनुवांशिकता और जैव विकास का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे माता पिता दादा परदादा से होते हुए उसका गुण उसके आने वाले पीढ़ी बच्चा में ट्रांसफर होता है, इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे और जीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, फिर जैव विकास एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर देखा जाए तो हम मार्क्स बताना तो भूल ही गए, अनुवांशिकता चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइम बहुत कम है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। रिप्रोडक्शन से आपको 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट में ये दोनों चैप्टर आते हैं, जिसमें आपको मेहनत कर लेना बहुत जरूरी है। और नियंत्रण और समन्वय में भी इस तीनों टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर आपको हो जाए तो 5 से 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डायग्राम खास तौर पे इसी चैप्टर से पूछा जाता है, तो बस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम बार बार बना के उसके सभी पार्ट्स के बारे में कॉपी पे बनाते रहिएगा, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5वां, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा पढ़ना है खाद्य श्रृंखला एवं जाल, फूड चेन एंड फूड वेब, मतलब किस प्रकार एक दूसरे पर जीव निर्भर करता है, जैसे घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, इस प्रकार की श्रृंखलाबद्ध तरीका हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जैव अपघटन और अजैव अपघटन पदार्थ, मतलब जैव जो है किस प्रकार अपघटन होकर और अजैव पदार्थ का किस प्रकार अपघटन होता है और उससे मिट्टी को क्या उर्वरता शक्ति मिलती है, यही सब पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है मानव गतिविधियां और पर्यावरण। तो देखिए लगभग 4 टॉपिक है, लेकिन मार्क्स 5 मार्क्स आएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए किसी भी प्रकार से तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही रहेगा। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से हर एक टॉपिक के बारे में इतना सिखा देंगे कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी जो है दूसरा किसी का भी वीडियो या कहीं कोचिंग पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आपको यकीन करके चलना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 6ठा चैप्टर की हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। नॉर्मल तौर पे समझने वाली बात है, कोई भी चीज का अगर प्रबंधन नहीं होगा तो राय छित्ती हो जाएगा। गांव वाले भाषा में अगर समझिए तो राय छित्ती का मतलब अगर मान लीजिए आप घड़े को सजा के नहीं रखिएगा तो अच्छा से दिखाई यानी भद्दा दिखने लगेगा कुछ दिनों, लेकिन वही अगर समय समय पे साफ सुथरा करके सब मैनेजमेंट करके चलिएगा कि कहाँ पे कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए, तो फिर वही आपको बहुत अच्छा भी फील कराएगा और वहाँ का एनवायरनमेंट भी सही रहेगा। तो यहाँ पे
खास तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, क्योंकि नेचुरल कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जो, ठीक है, जो पृथ्वी पर कुछ ही मात्रा में है और उसे बनने में कई साल लग जाती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण, पेट्रोल कोयला किस प्रकार से हम उसको संरक्षित करके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, किस प्रकार से हम उसका संरक्षण करेंगे, जितना उपयोग उतना ही खर्च करेंगे ताकि सतत विकास में सहायता मिले, आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर सके। नहीं तो पता चला कुछ साल बाद पता चला कि पेट्रोल क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और पेट्रोल की बहुत मांग हो तब क्या होगा बताइए। नेक्स्ट, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, रिसाइकिल एंड रिज्यूज पॉइंट है दोस्तों। लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है संसाधनों को प्रबंधन के लिए, इसमें हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये ज्यादा है, सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का है। तो अगर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखिए तो ये नॉलेज बहुत बड़ा है और जानना जरूरी है। नहीं तो ज्ञान के अभाव में लोग संसाधनों का इतना दुरुपयोग कर देंगे कि आने वाले पीढ़ी को भी परेशानी होगा और हो सकता है कि उसके जीवन में ही अगर संसाधन सट जाए तो और ज्यादा परेशानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझें। अब हम इस सीरीज यानी बायोलॉजी के सीरीज का चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि हमारे ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, राधे राधे।